साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं जिसकी लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। एनटीपीसी का पार्ट नंबर 163 है और इससे पहले 162 पार्ट्स हो चुके हैं। और जो कैंडिडेट लगातार देख रहे हैं तो उन्हें पता भी होगा कि नई नई ट्रिक वो सीख चुके होंगे और काफी सारे उनके जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो दोस्तों, फिगर के माध्यम से भी हम समझते हैं, चित्र वाला कोई क्वेश्चन है तो उसके माध्यम से भी समझते हैं और करंट अफेयर को अपडेट करके हम 25 के हिसाब से भी बताते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। Which of the following is an example of a thermonuclear fusion reaction? यानी कि कह रहा है कि नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस है, नाभिकीय संलयन रिएक्शन इनमें से किसमें होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम में। तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन बम में होती है और सूर्य में भी आपने देखा होगा कि सन होता है, उसमें भी लगातार यही रिएक्शन होता रहता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर बम। ये क्या होता है? इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। ये कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है हमको कि नाभिकीय संलयन होगा या नाभिकीय विखंडन। तो आप इसको याद रखना, ये होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, याद रख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2, 3, 7, 16, 32, 57 है। तो यहां पर क्या होगा ये बताना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आप इनका गैप देखो, यानी कि 2 के बाद 3 आया है, कितने का अंतर? यानी कि हमने +1 किया होगा। अगला देखो, 2 से हो गया है 7, यानी कि प्लस का हमने 4 किया। वहीं पर 7 से हो गया 16, यानी कि 9 प्लस करा। अगले बार में 16 से 32, यानी कि कितना किया होगा? 16। इसके बाद आगे 32 से 57 में कितना हो गया? 25 हुआ। ठीक है, तो यहां से एक बात तो पता चल रही होगी दोस्तों कि हम लगातार नंबर स्क्वायर के फॉर्म पे बढ़ा रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब क्या होना चाहिए था? 6 का स्क्वायर, जो कि होता है 36। मतलब 57 में हम 36 जोड़ेंगे। तो यहां पर जोड़ दो आप 36। इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं। 57 में से आप 36 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, 5 3 8 1 9, यानी कि 93 आएगा। तो 93, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो। अगला है MCHX CX और XNSI है। तो आगे बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा ABCD लिखते हैं ताकि और आसानी से समझ जाओ आप। तो देखो, मैंने लिख दिया। अब यहां से देखो, M के बाद H आया है। तो M कहां पर लिखा हुआ है? मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं। M लिखा है ये, M के बाद आया है H और H कहां पर है? ये है। तो आप बताओ इनके बीच का गैप कितने का है? तो 1 2 3 4, 4 का गैप है। तो इसका मतलब हम पीछे की तरफ 4 गैप कर रहे हैं। अगले देखो, H के बाद C आया, तो H तो ये आ गया। 4 पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4, यहां पर कहां आ जाएंगे? हम आ जाएंगे C में, क्योंकि यहाँ 4 का गैप हो जाएगा ना। देखो 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि ये तो पता चल गया कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही देखो, यहाँ पर लास्ट वाले मैच कर लो। तो x के बाद s देखो, तो x तो हमारा ये है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर, तो x के बाद s आ गया है, तो ये s आ गया, यानी कि 4 4 का गैप हो रहा है। अब s के बाद आगे देखो, तो s के बाद हम इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि n मिलेगा हमको। तो पहले केवल तीसरा ही है जिसमें n लिखा हुआ है पहले, तो बस ऑप्शन हमारा तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो ये है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF का। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं देखो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहां स्थित है। आर्थिक सहयोग एवं विकास सतत का मुख्यालय ये दोस्तों पेरिस, यानी कि फ्रांस में स्थित है। तो याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे दोबारा कभी पूछ लिया जाए। वहीं देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना जिनेवा में है। और ये कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड लिख लो, मैं थोड़ा कम सही से लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ जाना। जैसे जूता का संबंध फीता से है, वैसे कमीज का संबंध किससे है? तो देखो, जूते में अगर हम फीता बांध लेते हैं तो पूरी तरह से जूता हमारा टाइट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। वहीं कमीज में हम क्या बंद कर लें? तो बटन। तो अगर हम बटन बंद कर लेते हैं तो हमारी कमीज पूरी बंद हो जाती है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? रंग थे दोस्तों, तो ये थे यहाँ पर लाल, हरा और पीला था, यानी कि ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार का वहां पर झंडा बना हुआ था, जिसमें से हरा,
पीला और लाल ये कलर थे और यही तिरंगे एक की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? अब देखो लिखी गई नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको सारी पुस्तकें याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसको। तो ये दोस्तों यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ इंडिया उन्होंने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, 53, 50 ऐसे करके नंबर दिए हैं, इनका समांतर माध्य बताना है। दोस्तों समांतर माध्य का फार्मूला होता है हमारे पास, समांतर माध्य में लिख देता हूं पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि टोटल जितने भी ये टर्म्स दिए हैं इन सबको आप जोड़ लो, टोटल 43। और कितने टर्म्स हैं तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 है तो 10 से भाग दे दो। अब देखो इसको आपको काटना नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है 43 यानी कि 437 बटे में 10 लिखा है, एक पॉइंट लगा है तो मतलब यहाँ पर डिजिट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 43.7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। यदि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए है प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करिए। यानी कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, यानी कि अगर हमने 100 रुपए जमा किया होगा तो एक साल में हमें कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया पहले साल का, मान लो फर्स्ट साल का। सेकंड में भी क्या होगा कि अगर 100 रुपए रहे होंगे तो अगले साल 110 बन जाएगा, यानी कि 110 रुपए का कितना परसेंट, 10%, यानी कि 10%, जीरो से जीरो काट दो, 10% का मतलब समझ गए आप, 10 बटे में 100 करा तो हमने डायरेक्ट 1/10 लिख दिया, वही है। तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना रुपए मिला, 11 रुपए, तो ये लिखेंगे 11 रुपए दूसरे साल का। हमारे हिसाब से 11 रुपए हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 154 हो रहा है, तो 11 की वैल्यू 154 के बराबर कर दो। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो 11 कम 11 और 4 11 चौक 44, 14 रुपए हुआ, यानी कि 1 रुपए जमा करते तो 14 हो जाता। 100 रुपए जमा करेंगे तो इंटू में 100 यहाँ पर कर दो तो गुणे में 100 यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 1400 रुपए मिल जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है? तो कुल मिला के कह रहा है कि 3000 जो लिखा है इसका 2/3 भाग निकाल लो। ठीक है, और इसका अंतर निकाल देना है जो भी। चलो पहले इसी सॉल्व कर लो। 3 से 3 कट गया तो ये बचा कितना, 1000 और गुणे में 2, यानी कितना हो जाएगा, 2000। ये बात समझ में आ गई? तो मैं पूरा हटाकर डायरेक्ट, चलो अच्छा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पर 1500 का निकाल लो तो ये है 1500 और गुणे में 2/5 भाग, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, यानी कि 300 गुणे में 2 बराबर 600। दोनों का अंतर बताना है तो 2000 में 600 हटा दो आप। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो, 2000 और यहाँ पर लिख लो 600, 0000, 10 में से 6 गया तो 4 1, यानी कि 1400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य यानी चिलिप्पिदिकारम किसकी कृति है? तो यह है दोस्तों इलंगो अडिगल ने लिखा हुआ है, इलंगो अडिगल, ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संख्या 68, 34, 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, यहाँ पर संख्या में नोट कर देता हूँ, 68, 34 और यहाँ पर 79। इसमें से पहले 8 का देखो तो 8 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो इसके नीचे 8। अब देखो यहाँ पर कि कितने डिजिट हैं 8 के बाद, 1 2 3 4, इधर राइट साइड में 4, तो 4 जीरो लगा दो, हो गए 4 जीरो। अब कह रहे हैं 4 का स्थानीय मान, 4 का मतलब है कि ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, 4 के बाद कितने डिजिट, 1 2, यानी कि 2 जीरो लगा दो। अंतर बताना है इसलिए माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ बचा 7, यानी कि आ जाएगा कितना हमारे पास, इसको थोड़ा सही कर लो, ये 7 है, 79,600 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ लिखा है, 79,600, ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? अगर आप लगातार हमारी वीडियोस देख रहे होंगे दोस्तों, आपको पता होगा और आपने जवाब भी दे दिया होगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में। तो सेवा क्षेत्र में क्या आता है, वो आता है तृतीयक सेक्टर, यानी कि तीसरा सेक्टर जो होता है वो सेवा क्षेत्र में है।
और वहीं पर दोस्तों देखो प्राथमिक सेक्टर, तो प्राथमिक की क्या आती है, कृषि आती है। कृषि से संबंधित चाहे वो पशुपालन हो या मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, ये सारा का सारा प्राथमिक सेक्टर में ही आता है, खेती किसानी से संबंधित। और वहीं द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर में आते हैं जैसे कोई कारखाना है, ठीक है, कारखाना फैक्ट्री वगैरह ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। वहीं पर तृतीय क्षेत्र तो आप समझ गए होंगे, ये इसमें लिखा नहीं फिर भी बता देता हूँ। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंक हो गया, होटल्स हो गए, मॉल हो गए, तो ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, असंगठित क्षेत्र जो होते हैं इनमें से सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है दोस्तों जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी आता है, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। और स्कर्वी क्या होता है, ये होता है जैसे दांतों से खून मसूड़ों से खून आना होता है, दांत दर्द करना, तो इससे संबंधित होता है, यानी कि कह सकते हो आप कि दांतों से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं वो विटामिन सी की कमी से होती हैं। वहीं पर गंडमाला जो होती है दोस्तों, ये आयोडीन की कमी से होती है, गंडमाला, ठीक है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है वो इसी की वजह से बनता है, किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। ये दूसरा भी कह सकते हो कि आयोडीन की कमी से होता है कौन सा, गंडमाला। वहीं दृष्टिहीनता, दोस्तों दृष्टिहीनता जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग, विटामिन ए की कमी से। और जो बेरी होता है ये दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला ये हो जाता है। और बी कई टाइप के होते हैं, तो इसमें बी वन लिख लो आप, कंफ्यूज नहीं होना। बेरी बी वन की कमी से होता है जो विटामिन होती है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है कि आपका जो हार्ट अटैक है वो आ सकता है, जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो सकता है, और ये बहुत ही कह सकते हो बहुमूल्य होता है जो विटामिन होता है, विटामिन बी। अच्छा आप लोग बताओ, मैंने एक वीडियो में बताया था कि खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, आप लोग बताना जरा। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद होते हैं, तो ये दोस्तों मौजूद होते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हेमेटाइट जो अयस्क होता है दोस्तों, वो किसका अयस्क होता है, लोहे का, याद रखना आप लोग, ठीक है, लौह अयस्क का होता है, यानी कि मैं लिख भी देता हूँ, लौह का होता है ये जो अयस्क है। अच्छा आप लोग बताओ बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, ठीक है। यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इसी कार्य को 16 दिन में, और रोहित अकेले इसी 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले आप देखो तीनों मिल जाते हैं, मैं रामू को मान लेता हूँ ए, और इसको मान लेता हूँ रोहित को बी, और श्याम को सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये 8 दिन में कर डालते हैं। वहीं पर जो रामू है, रामू को हमने क्या माना, ए, आप कुछ भी मान सकते हो, ये कितने दिन में करता है, 16 दिन में। वहीं पर देखो रोहित, रोहित को हमने सी माना है, ये कर देता है कितने दिन में, 24 दिनों में। तो इन सभी का एलसीएम आप निकाल लो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 48, तो 8 छंग 48, 6 बार में गया, और 16 तीन 48, 3 बार में गया, और 24 दूनी 48 यानी कि 2 बार में गया। अब देखो कहना चाहता है कि ए की क्षमता 3 है और सी की है 2, और तीनों की मिला की क्षमता है 6। तो देखो ए और सी की अगर हम क्षमता जोड़ दें तो 3 और 2 5, तो ये अकेले हो गया। अब बचा हमारे पास बी, तो आप बताओ कि 6 में से अगर हम 5 हटा देंगे तो बी की क्षमता कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पर पूछा रहे क्या कह रहा था, श्याम, और श्याम को हमने क्या माना है, यहाँ पर माना है सी। दोस्तों ये बी मान लो, क्योंकि हमने बी माना था, यहाँ से देखो आप, रोहित सेकंड नंबर पे था, सेकंड को भी माना था, आप नाम लिखना ज्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर सी की कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है, तो सी की कैपेसिटी कितनी है, 1। अब देखो कहना क्या चाहता है, श्याम अकेले कितने दिन में कर पाएगा, और श्याम को हमने क्या माना था, सी माना था भाई, ए बी और सी, तो सी की क्षमता 1 आ गई। टोटल काम है 48, और एक एक करेगा तो कितने दिन लगाएगा, तो आप कहोगे 48 दिन ही लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसको चाहे तो नाम से कर लिया करो, ठीक है, लेटर से नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कहीं, ये याद रखना। यदि व्यंजक 21.98 और 21 ऐसे लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 0.04 इंटू 0. एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान ज्ञात करिए। अब इसको पूरा सॉल्व मत करने बैठ जाना, पहले देखो a और a 2 बार लिखा है। अगर मैं ये कहता हूँ 21.98 को मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए a, और
ये 0.004 को मान लेता हूं मैं b। तो इसको अगर लिखोगे इस टर्म्स पे तो क्या लिख जाएगा, a का स्क्वायर, भाई a इंटू ए लिखा हुआ है तो a का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जगह छोड़ दो ये वाला, अब आगे देखो b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखा होगा ये हमें देखना है, तो ये लिखा होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो लिखा था a की वैल्यू वही यहाँ लिखी है, तो ये a मान लो, लेकिन अब इनटू में अगर हम 2b लिख देते हैं ऐसे, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो 2ab बन जाएगा, तो a की वैल्यू तो दिया है, 2b की वैल्यू नहीं दिया, और b की जगह पे क्या दिया है, x दिया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 2x कह सकते हो, b की जगह पे 2x बराबर में कितना दिया है, भाई यही तो दिया है ना, x की वैल्यू दे के रखा है, तो ये तो रख दो, 2 ये है और x का मतलब b, और b की वैल्यू क्या है, ये है 0.04, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा दो ऐसे करके, तो 0.08 हो जाएगा दोस्तों। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे के रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये होती है दोस्तों यहाँ पर मैग्नीज की, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जो निगमन हुआ था ये हुआ था 1907 में, ऑप्शन चौथा। और अगर पूरी डेट पूछे तो आपको बताना है 26 अगस्त और क्या 1907, इसमें इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट अगर बात करें तो, क्योंकि ग्रुप डी में कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे पिछली बार जिसमें से कि ये एग्जैक्ट डेट दे देता था और ये सन सब में सेम रहता था, तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये भारत की प्रथम लौह कंपनी है, ठीक है, लोहा में और स्टील में, या ये कह सकते हो कि प्रथम लौह और इस्पात कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या था कि दो भाई थे, जमशेदजी टाटा और दोराबाज टाटा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, मतलब टाटा जो थे उनके बेटे थे दोनों ही, तो स्थापना हुई थी। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों जुलाई में। अब देखो जैसा मैंने पीछे बताया था ठीक वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया, सब में जुलाई जुलाई देख रखा है, तो इसलिए डेट भी एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, तो ये होता है 29 जुलाई को, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो कौन से राज्य में हैं, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में, और लगभग 785 बाघों की संख्या देखी गई थी ये हैं। और यहाँ पर कई सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, आप लोग बताना कि कौन से राज्य में स्थापित है। देखो यहाँ दिया है 3, 7, 6 और 39 आया है, यहाँ पर 4, 3, 12 और 60 आ गया है, और ऐसे ही ठीक यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो पहले देखते हैं आया कैसे होगा, तो एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं 7 और 6 को, तो 7 6 होता है 13, और ऊपर वाला नंबर का गुणा करा दो, 3 तो हो जाएगा 13 3 39, तो देखो 39 आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ भी हमें चेक करना है, तो इनको दोनों को जोड़ दो, 12 3 हो जाएगा 15, और 15 गुणे में क्या है ऊपर 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, समझ में आई ये बात, तो 60 हो गया, देखो 60 लिखा है। ठीक वैसे इसका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 6 होता है 24, तो 24 गुणे में 2 कर दो, तो बराबर क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, इसका मतलब यहाँ पर 48 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर कहाँ है, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे, तो ये शहीद हुए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तीसरा करेक्ट आंसर 1716, ठीक है। तो आप याद रखना कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो आप लोग नहीं भी पढ़ते हो, सोचते हो कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा, तो देख लो आ गया है। अगला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करिए। तो कुल मिला के अगर हम ये कह दें कि a प्लस बी और प्लस सी इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो लगभग आसानी से आंसर पा जाएंगे। तो ये इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और मैं आगे लिख देता हूँ प्लस 2, आप कॉमन ले लो क्योंकि सब में 2 होता है, तो ए बी, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ शायद स्लाइड में ना आ रहा हो, तो यहाँ से देख लो प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो a प्लस बी और c इनकी वैल्यू 6 दे के रखी है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर में, यहाँ देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 2 दे के रखिए तो आप रख दो यहाँ पर 2, प्लस में आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ लिख दो ए बी और बी सी प्लस का सी ए, क्योंकि हमें यही वैल्यू पता करनी है। तो 6 का हो जाएगा 36 और 2 इधर ले आएंगे 2, और देखो ये यहाँ पर गुणा, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 2 ए बी और बी सी प्लस का सी ए। अब देखो यहाँ पर 36 में 2 गया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 34, 34। अब ये 2 गुणा में था तो गुणा वाला भाग में आ जाता है तो 2 कर दो, बाकी इधर यही बचेगा और इसी की वैल्यू बताना था। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 17, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 17, इधर का 2 तो खत्म हो गया ना, नीचे आ गया, तो बस ए बी प्लस बी सी सी ए बराबर क्या बचा 17, तो 17 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119.5 का होल स्क्वायर माइनस 116.4 का होल स्क्वायर अपान में 119.5 माइनस 116.4 का मान ज्ञात करिए। तो देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर 119.5 को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ए, और यहाँ पर लिखा है 116.4 को, इसको मान लेता हूं मैं बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा ऊपर, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 116.4, तो ये हो जाएगा नीचे। अब देखो ए और बी, तो ये हो जाएगा कितना, ए और माइनस का हो जाएगा बी, ये बात समझ में आ रही। तो अब आगे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का बी, नीचे आ जाएगा ए माइनस का बी। अब देखो ए माइनस बी कट जाएगा तो केवल ए प्लस बी बचेगा, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, इतना आप समझ गए होंगे, केवल इसको मैं जोड़ देता हूं, तो आप इसको जोड़ दो, तो 5 4 9 पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा 9 7 9 6 15, तो 5 लिखेंगे, और 1 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3 और 2, यानी कि 235.9 हो जाएगा। तो आप देख लो कहाँ लिखा है, ये लिखा है 235.9 सही उत्तर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप और देख सकते थे, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, इसमें से जब फॉर्मूला आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला है, तो 116.4 लिखा है और ये लिखा है 119.5 लिखा है। अब ऑप्शन से जरा ध्यान से देखो, अगर हम 16 और 19 दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 16 दूनी 32, यानी कि 35 के आसपास आएगा, और 100 100 200 हो जाएगा, 232 35 के आसपास आएगा। जबकि कोई भी ऑप्शन देखो यहाँ पर सिर्फ किसमें लिखा है, तीसरे में और इसमें लिखा है, और लास्ट वाला अगर पहले से आप जोड़ के देख लोगे ना तो 0.9 पहले से आ रहा है, तो लास्ट में 0.9 आएगा, तो 0.9 या तो इसमें है या तो इसमें है, ये पहले भी खत्म हो गया। तो अब देख लो 16 प्लस 19 करोगे तो लगभग 30 से ज्यादा आएगा, जो कि 17 लिखा है, ये भी हटा दो, ये तो आएगा ही नहीं, केवल यही ऑप्शन बचा हमारे पास। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग को ये ना समझ में आया हो जो बाद में स्टेप बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से ही कर लेना, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। साथियों आज हमने कवर कर लिए हैं 75 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो बच गए हैं वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर पहले ही लिंक होगी, लिखा होगा अगला पार्ट, तो उस पर क्लिक करके आप आगे वाले पार्ट्स देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, साथ ही अगर आपने एनटीपीसी या ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जो कि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, और दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ग्रुप डी पिछला पेपर, एनटीपीसी पिछला पेपर, तो आप वहां से सारे पार्ट्स देख सकते हो, क्योंकि हमने उन सबको सीरियल वाइज लगा दिया है 1 2 3 4, तो आप एक पार्ट देखेंगे उसके आगे वाले की लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, अगला मिल जाएगा, फिर अगले वाले की डिस्क्रिप्शन में, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं अगले पार्ट के लिए, ना वीडियो को कट करना है, वीडियो चलती ही रहेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लेना। जैसे मान लो कि ये पार्ट नंबर अगर आप 50 देख रहे हो तो आपको 51 की लिंक चाहिए, तो पार्ट नंबर 50 के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 51 पार्ट शुरू हो जाएगा। और अगर 51 देख रहे हो, 52 की लिंक चाहिए, तो 51 के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक होगी अगला पार्ट की, क्लिक करिए 52 पार्ट शुरू हो जाएगा। मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जरूर देखेंगे, और किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप लोगों का, तो कमेंट करिए, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं उन सभी का डाउट क्लियर हुआ है। तो अगर आपका भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स करेंगे तो आपका भी रिप्लाई
अवश्य देंगे। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।